एक बंद कमरा, अंदर 4 लोग, सुबह सिर्फ 2 जिंदा बचे उन चारों में से। तो कातिल कौन है? जो जिंदा बचे वो, या कोई बाहर से आया हुआ इंसान जिसका अभी तक कोई निशान नहीं मिला है। नमस्ते दोस्तों और वेलकम बैक टू द रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड। आज हम इंडिया के सबसे इनफेमस, सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे ट्रेजिक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की फाइल्स को खोलने जा रहे हैं। ये कहानी है एक 13 साल की लड़की आरुषि तलवार और उनके डोमेस्टिक हेल्पर हेमराज बांजादे के ब्रूटल डबल मर्डर की। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसके हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट है, जहां सच और झूठ की लकीरें मिट जाती हैं और जहां इंडिया का पूरा जस्टिस सिस्टम सवालों के घेरे में खड़ा हो जाता है। तो आज तो कौन था कातिल? बेटी के अपने माँ बाप, या नौकरी करने वाले मासूम लोग, या कोई अनजान शख्स जो अंधेरे में आया और गायब हो गया? चलिए इस कहानी के हर लेयर को धीरे धीरे खोलते हैं। 15 मई 2008 नोएडा के जलवायु विहार के अंदर तलवार परिवार रहता था। ठीक है, तलवार परिवार के लिए एक बिल्कुल नॉर्मल सी शाम थी। डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नुपुर तलवार दोनों सक्सेसफुल डेंटिस्ट थे। काम से घर लौटे और उनकी 13 साल की बेटी आरुषि, जो DPS नोएडा में पढ़ती थी, घर पर ही थी। परिवार ने साथ में डिनर किया, जो उनके लिए लिव इन डोमेस्टिक जो वर्कर था उनका 45 साल के हेमराज बांजादे ने बनाया था। रात में एक छोटा सा सेलिब्रेशन था भी हुआ। आरुषि का 14th बर्थडे आने वाला था, इसलिए उसके पेरेंट ने उसे एक सोनी का डिजिटल कैमरा गिफ्ट किया। आरुषि ने उस कैमरे से अपनी और अपने परिवार की कुछ फोटोज वगैरह ली। आखिरी फोटो का टाइम स्टैम्प जो है वो है 10:10 रात के। ठीक है, इसके बाद उसके परिवार जो पेरेंट्स थे वो अपने कमरे में चले गए सोने के लिए और आरुषि अपने कमरे में चली गई। डिजिटल फुटप्रिंट, जो कि इंटरनेट राउटर का आखिरी टाइम जो यूज़ हुआ था, हैं वो दिखलाता है कि वो इस्तेमाल हुआ था 12:08 पे, मतलब कि रात 12 बजे के बाद 8 मिनट और। ठीक है, सुबह का टाइम आना शुरू हो गया था। आरुषि के दोस्त अनमोल ने मिडनाइट के करीब उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आरुषि और हेमराज दोनों का कत्ल 12 से 1 बजे के बीच में हुआ है। 16 मई आ गई। ठीक है, मॉर्निंग का टाइम, सुबह 6 बज रहे थे। घर की मेड जो है 2 काम करते थे। एक घर की मेड जो कि बाहर भी काम करती थी, और जो घर पे खाना वगैरह बनाता था वो हेमराज वाला था। ठीक है, जो घर की मेड भारती मंडल दरवाजे पे बेल बजाती है। आमतौर पे हेमराज दरवाजा खोल देता था, लेकिन उस दिन कोई जवाब ही नहीं मिला। ठीक है, काफ़ी देर बाद नुपुर तलवार, जो आरुषि की मदर थी, वो आई और उसने अंदर से ग्रिल वाला जो गेट होता है, ठीक है, वो खोला और कहा कि बाहर का जो वुडन डोर है वो हेमराज बाहर से लॉक कर गया होगा। ठीक है, तो उसे खोल दो। ठीक है, लेकिन जब मेड ने उसे धक्का दिया, मतलब कि गेट को पुश किया, तो पुश करते ही दरवाजा अंदर की तरफ खुल गया। मतलब कि वो लॉक नहीं था, वो खुला हुआ था। ठीक है, और अंदर एक भयानक मंजर था। आरुषि अपने बेड पर मरी पड़ी थी, उसका गला काटा हुआ था। ठीक है, घर में अफरा तफरी मच गई। पेरेंट्स ने दोस्तों और रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। एक अहम बात, जिसे इन्वेस्टिगेटर ने बाद में हाईलाइट किया कि पुलिस को सबसे आखिर में बुलाया गया। ये केस हुआ, मतलब कि जब उसकी बॉडी मिली तो पेरेंट्स ने किसी और को पुलिस को बुलाने के बजाय सबसे पहले अपने रिश्तेदारों वगैरह को बुलाया, जो कि बहुत ही गलत स्टेप था। ठीक है, आरुषि की लाश मिली और घर के नौकर हेमराज बांजादे थे, वो गायब था। पुलिस और परिवार सब ने एक ही नतीजे पर पहुंचे कि हेमराज ने आरुषि को मार दिया और भाग गया। उसका कत्ल
उसके खिलाफ जो पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और उसे प्राइम सस्पेक्ट के नाम घोषित कर दिया गया। अगले 24 घंटे तक पूरी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इसी थ्योरी पे चल रही थी कि जो नौकर है हेमराज, उसने उसको मारा और भाग गया, उसको पकड़ना है, वही है मैटर। लेकिन अगले दिन मतलब कि 17 मई को इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था के गौतम, जो तलवार के पड़ोसी के दोस्त थे, ठीक है। वो अफसोस जताने के लिए उनके घर पे गए। वहाँ पर उनकी नज़र टेरेस के दरवाजे पर पड़ी, जो टेरेस होता है उसके दरवाजे के हैंडल पे पड़ी, जहाँ पर खून के धब्बे पड़े हुए थे। तो पुलिस ने अभी तक टेरेस चेक ही नहीं किया। मर्डर हो गया एक लड़की का और उसका टेरेस चेक ही नहीं किया। गौतम ने जब टेरेस खोलने के लिए इंसिस्ट किया, जब ताला तोड़ा गया तो एक और भयानक सच सामने आया। टेरेस पे हेमराज बनजादे की लाश पड़ी हुई थी और जिसे कूलर पैनल से ढकने की कोशिश की गई थी। ये तो बिल्कुल क्या नाम है, बिल्कुल अलग ही सिचुएशन हो गई। मतलब कि जिसको हम प्राइम सस्पेक्ट मान रहे थे वो भी मरा पड़ा था पहले ही, ठीक है। तो ये केस अब एक सिंपल मर्डर और एस्केप केस नहीं था, ठीक है। ये एक डबल होमिसाइड, मतलब कि जो कि एक 1300 स्क्वायर फीट के एक अपार्टमेंट के अंदर हुआ था। एक लॉक्ड रूम हिस्ट्री। उस रात घर में 4 लोग थे, 2 मर चुके थे। अब शक की सुई सीधे उन लोगों पर घूम गई जो जिंदा बचे, आरुषि के दोनों माँ बाप, ठीक है, और वो डॉक्टर थे। किसी भी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के पहले 48 घंटे जो गोल्डन आवर्स माने जाते हैं, लेकिन इस केस में पुलिस ने घंटों बर्बाद कर दिए थे। सबसे बड़ी गलती ये हुई कि क्राइम सीन को सिक्योर नहीं किया गया। आरुषि की लाश मिलते ही L32 अपार्टमेंट एक थ्रू फेयर बन गया। मतलब कि पड़ोसी आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, मीडिया आ रही है, घूम रहे हैं, सब अंदर बाहर आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे फॉरेंसिक एविडेंस तो कंटेमिनेट और नष्ट हो गए। पुलिस ने 26 फिंगरप्रिंट उठाए, जिनमें से 24 गलत तरीके से लिए गए और बेकार हो गए। डाइनिंग टेबल पर रखी हुई जो एक बैलेटाइन स्कॉच विस्की की बोतल थी, जिस पर आरुषि और हेमराज दोनों का खून लगा हुआ था, उसे कई लोगों ने बिना ग्लव्स के उठाया, जिससे किलर के प्रिंट मिलने के चांस भी खत्म हो गए, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय नोएडा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी। IG गुरदर्शन सिंह ने मीडिया के सामने एक ऑनर किलिंग का स्पेकुलेटिव थ्योरी पेश कर दी। उन्होंने 13 साल की विक्टिम के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला। आरुषि और हेमराज के बीच गलत संबंध होने की बेबुनियाद दावे किए। मतलब कि कंफर्म नहीं है कि थे या नहीं थे, लेकिन बेबुनियाद दावे किए। अनप्रोफेशनलिज्म की हद तो तब हो गई जब IG सिंह ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरुषि को 2 बार श्रुति का, मतलब कि नाम भी नहीं पता और नाम भी गलत बोल दिया। वैसे हो सकती है। इस गलती के बाद जो केस था वो CBI को ट्रांसफर कर दिया गया। अब 23 मई को, जो 2008 की थी, डॉक्टर राजेश तलवार को अरेस्ट कर लिया गया बाय नोएडा पुलिस फॉर डबल मर्डर, क्योंकि उन्हें लगा कि बस इनके ऊपर नाम लगा दिया तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। 1 जून 2008 को CBI ने केस टेक ओवर कर लिया। तो लोगों को लगा कि क्या नाम है भाई, अब तो केस सॉल्व, सच सामने आ जाएगा, है कंफर्म हो जाएगा कि किसने मारा है और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। पुलिस खुद 2 हिस्सों में बट गई और 2 अलग अलग एक दूसरे की विपरीत थ्योरी पेश करने लगी, ठीक है। एक थ्योरी थी कि सर्वेंट ने मारा, जो CBI की मतलब उसको जिनकी ये थ्योरी थी उसको CBI टीम 1 समझ लेते हैं हम, ठीक है। सर्वेंट ने मारा है, ये थ्योरी 1 है। इसके अंदर पहली टीम, जिसे जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार लीड कर रहे थे, उसने नोएडा पुलिस की जो ऑनर किलिंग वाली स्टोरी थी उसको खारिज कर दिया। उनका शक गया 3 नेपाली नौकर दोस्तों पे, मतलब कि हेमराज के दोस्त, ठीक है।
हेमराज जो वहाँ पर उसमें काम करता था, राजेश एक कंपाउंडर था, कृष्णा राजेश जो डॉक्टर राजेश थे उनका एक कंपाउंडर था जिसका नाम कृष्णा था, पड़ोसी का एक नौकर था जिसका नाम राजकुमार था और एक और हेल्पर था विजय मंडल। ठीक है, इन तीनों की गिरफ्तारी का बेस नार्को एनालिसिस टेस्ट किया। इस टेस्ट के दौरान मतलब कि उन्हें कुछ सबूत मिले। ठीक है, लेकिन नार्को एनालिसिस टेस्ट कोर्ट में मतलब सीधे प्रूफ के तौर पे पेश ही नहीं कर सकते, उसका वैलिड नहीं है वो। ठीक है, इन तीनों ने अलेगली कन्फेस किया उस टेस्ट के दौरान कि वो हेमराज के कमरे में शराब पी रहे थे, फिर आरुषि ने के कमरे में सेक्सुअल असॉल्ट की नियति से घुसे। ठीक है, और विरोध करने पर उसे मार डाला। हेमराज को उन्होंने इसलिए मारा क्योंकि वो गवाह बन गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो एक घर है जो बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, मतलब कि ऐसे नहीं है महल के दूसरे कमरे में आवाज़ ही नहीं आएगी, उसमें 3 लोग वैसे तो पार्टी करने के लिए तो चुपचाप शांति से घुस सकते हैं, लेकिन एक लड़की के ऊपर क्या नाम है ज़बरदस्ती करने की कोशिश करें और उसके पेरेंट्स को पता भी ना चले, मार भी दें, फिर चलो ठीक है लड़की को मार दिया, लेकिन हेमराज तो बड़ा आदमी था, उसको 43 साल के बंदे को मारा और उनको आवाज़ भी नहीं आई। तो ये थ्योरी में तो पहले ही छेद थे। लेकिन सीबीआई इनके खिलाफ जो अब तीन उन बंदों को कोई सबूत उसके अलावा कोई और सबूत पेश ही नहीं कर पाई। ठीक है ना, फिजिकल एविडेंस ढूंढ ही नहीं पाई और 90 दिनों में चार्जशीट फाइल ना कर पाने के तौर पे तीनों नौकरों को कोर्ट ने बेल दे दी। ठीक है, डॉक्टर राजेश तलवार जो अरेस्ट हो गए थे, ठीक है, उनको भी लेक ऑफ एविडेंस के चलते बेल मिल गई। पहली थ्योरी तो पूरा खुश हो गए। दूसरी थ्योरी थी कि भाई पेरेंट्स ने मारा। ये सीबीआई की दूसरी टीम 2009 में, मतलब कि पूरे 6 महीने पार हो लिए हैं, अब 2009 में एक नई सीबीआई टीम ने केस को री इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, जिसे एजीएल कॉल लीड कर रहे थे। ठीक है, इस टीम ने सर्वेंट थ्योरी को कचरे में फेंक दिया और वापस पेरेंट्स पर फोकस किया। 1 साल बाद दिसंबर 2010 में सीबीआई ने एक शॉकिंग मूव लिया, मतलब कि 2008 के मई में मर्डर हुए थे, 2009 भी आ लिया और 2010 भी आ लिया और वो भी 2010 का दिसंबर आ लिया। ठीक है ना, मतलब 2.5 साल निकल गया। ठीक है, टोटल मतलब कि इस इवेंट का। तो उसमें सीबीआई ने एक शॉकिंग मूव लिया कि उन्होंने कोर्ट में एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। इस रिपोर्ट में लिखा था कि भाई उनकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से मर्डर पक्का डॉक्टर राजेश ने ही किया है, लेकिन उनके पास उसे सज़ा दिलाने के लिए प्रॉपर सबूत नहीं है। ठीक है ना, प्रॉपर सबूत है ही नहीं। ये रिपोर्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जैसे कि लास्ट सीन थ्योरी या बंद दरवाज़ा और इंटरनेट राउटर की एक्टिविटी के बेस पे थी। ठीक है, यही कहानी का सबसे बड़ा लीगल टर्निंग पॉइंट आता है। गाजियाबाद का स्पेशल सीबीआई जज ने क्लोजर रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम इस केस को क्लोज नहीं करेंगे, और उसी रिपोर्ट के आधार पे राजेश और नुपुर तलवार को मर्डर और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के लिए एक्यूज साबित ट्रायल के लिए बुला दिया, एक्यूज बना के उसे ट्रायल पे बुला लिया। ये एक अजीब सिचुएशन थी। सीबीआई जो कि खुद कह चुकी थी उसे एक केस लड़ना था जिसके लिए वो पहले खुद को बता चुकी थी, खुद ही बोल चुकी थी कि भाई वो केस इतना कमज़ोर है कि उसके अंदर हम सबूत पेश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तलवार का ट्रायल शुरू हुआ और कोई चश्मदीद गवाह था नहीं, कोई मर्डर वेपन नहीं मिला, कोई सॉलिड फॉरेंसिक लिंक नहीं मिला। प्रोसिक्यूशन का पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की एक चेन पर टिका हुआ था। 2010 भी खत्म हो गया, 2011 भी खत्म हो गया, 2012 भी खत्म हो गया, 2013 भी खत्म हो गया। खत्म होने के नवंबर 2013 गाजियाबाद के ट्रायल कोर्ट ने राजेश एंड नुपुर तलवार को डबल मर्डर का दोषी पाया और उन्हें उम्र कैद मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी। जज श्यामलाल
ने अपने 208 पेजों के जजमेंट में लिखा कि माता पिता ने अपनी बेटी को मार डाला और वो इंसानियत के इतिहास में एक फ्रीक्स है। ठीक है, ये कन्विक्शन लास्ट सीन थ्योरी, नो फोर्सिबल एंट्री और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के मोटिव के बेस पे थी। ठीक है, लेकिन कहानी यहाँ भी नहीं रुकी। तलवार ने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील कर दिया। मतलब कि ट्रायल कोर्ट था, फिर अब उन्होंने हाई कोर्ट में अप्लाई कर दिया। अक्टूबर 2017, मतलब कि करीब 9 साल निकल चुके हैं। ठीक है ना, उसमें हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पूरी तरीके से पलट दिया। हाई कोर्ट ने तलवार को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बरी कर दिया, मतलब कि रिलीज कर दिया। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि सीबीआई गिल्टी बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट साबित करने में नाकाम रही है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जज को सख्त आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने एक फिल्म डायरेक्टर की तरह काम किया है, जिन्होंने सबूतों के बीच के गैप को अपनी सेल्फ क्रिएटेड कहानियों से भर दिया। हाई कोर्ट का फैसला क्रिमिनल जस्टिस की एक बुनियादी उसूल पर था। शक चाहे कितना भी गहरा हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता। तो आरुषि और हेमराज को किसने मारा? हाई कोर्ट के फैसले ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ ये कहा कि स्टेट तलवार के खिलाफ, जो तलवार परिवार था, मतलब तलवार पेरेंट्स थे, उसके खिलाफ अपना केस साबित नहीं कर पाई। ये केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि सीबीआई ने भी एक्विंटल को चैलेंज किया। मतलब कि इस जो ये रिजल्ट आया हाई कोर्ट से, उसको चैलेंज किया, लेकिन पीछे रह गए ढेरों अनसुलझे सवाल। ठीक है, असली कातिल कौन था? क्या सीबीआई की पहली टीम सही थी? असली मर्डर वेपन कहाँ है? कुकरी मतलब कि जो बोतल थी वो था, या गोल्फ क्लब था, या स्कैपल था? मतलब स्कैपल होता है जो डॉक्टर बॉडी को काटने पीटने के लिए यूज़ करते हैं ना, छोटा सा होता है, पेन टाइप का, सीजर टाइप का। ठीक है ना। आरुषि के वेजिनल स्वैब्स के साथ टेम्परिंग किसने की गई? ठीक है, और वो क्रिशियल टच डीएनए टेस्ट जो किसी अनजान आदमी की प्रेजेंस साबित कर सकता था, वो कभी किया ही क्यों नहीं गया? ठीक है, ये केस एक सिस्टमेटिक फेलियर का सबसे बड़ा सबूत है। मतलब कि ये केस हर हाल में सॉल्व हो जाता, ठीक है, अगर हर कोई अपना अपना काम बिल्कुल तरीके से करता, उसको सिक्योर कर लेता, ठीक है, और लोकेशन को सिक्योर कर लेता, और फिर क्या नाम है, अनप्रोफेशनलों की तरह, मतलब कि वो फिंगरप्रिंट्स नहीं मिटाते, और उसमें काफ़ी ड्रामा हो। ठीक है ना। एक ऐसा फेलियर जिसमें पुलिस की कामयाबी, सीबीआई का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और मीडिया का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शामिल था। जैसा कि एक लीगल ऑब्जर्वर ने कहा कि इस केस का सच ये है कि नोबडी किल्ड आरुषि, मतलब किसी ने मारा ही नहीं उसको। इसलिए नहीं कि जुर्म नहीं हुआ, बल्कि इसलिए कि सिस्टम ने सच को ढूंढने में इतनी गलतियां कर दी कि अब सच हमेशा के लिए कैओस और डाउट में खो गया। इस दौरे हत्याकांड की पहले कभी ना सुलझे, क्योंकि अब 2025 आ गया है। 2008 में क्राइम हुआ था, लेकिन इसने हमें हमारे जस्टिस सिस्टम पर की कई गहरे सवाल छोड़ दिए। इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इंडिया के इस सबसे कंट्रोवर्शियल केस की ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आई है, तो इस वीडियो के लिए को लाइक करें और शेयर करें, और रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार एक और केस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सोचते रहिए। नमस्ते, सायोनारा, गुड बाय।